नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं टॉप 100 खबरों पर। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आर्टिकल 370 की बहाली की मांग करना मुक्तापूर्ण होगा, जिसमें जम्मू कश्मीर के 14 वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग के एक दिन बाद इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए उमर ने कहा कि भाजपा के आर्टिकल 370 के अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने में 70 साल लग गए। हमारा संघर्ष तो अभी शुरू हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष ने कहा कि हम लोगों को यह कहकर मूर्ख नहीं बनाना चाहते कि हम इन मीटिंग्स के जरिए 370 वापस लाएंगे। मौजूदा सरकार की ओर से इसे बहाल करने ने कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। 24 जून को पीएम मोदी के साथ 3 घंटे से अधिक समय तक चली बैठक में उमर उन 5 लोगों में से एक थे जिन्होंने मीटिंग के दौरान कुछ भी नहीं बोला। इनके अलावा निर्मल सिंह, ताराचंद, गुलाम मीर और रविंद्र रैना ने भी मीटिंग में शांत ही रहे। उमर ने मीटिंग को एक शुरुआत करार दिया। अयोध्या के विकास को लेकर बनाए गए विजन डॉक्यूमेंट्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वर्चुअल रिव्यू मीटिंग खत्म हो गई है। इसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और दिनेश शर्मा समेत 13 लोगों शामिल हुए थे। पीएम मोदी दिल्ली से, जबकि अन्य मंत्री और अधिकारी सीएम योगी के आवास से मीटिंग में जुड़े। इस मीटिंग से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दूर रखा गया है। यह बैठक तकरीबन 45 मिनट चली। इसमें पीएम मोदी ने अधिकारियों को डॉक्यूमेंट्स को लेकर कुछ फीडबैक दिए, जिससे साथ ही अधिकारियों ने भी पीएम से सुझाव देने का अनुरोध किया। बैठक में बजट के अनुसार योजनाओं को जमीन पर लाने और भविष्य के लिए उन्हें तैयार रखने की रणनीति पर चर्चा होगी। इसके लिए केवल प्रदेश सरकार ने ही अकेले 14,000 करोड़ की योजनाओं को तैयार किया है। नकली वैक्सीन की डोज लगने के 4 दिन बाद तृणमूल सांसद मिमी चक्रवर्ती की तबीयत बिगड़ रही है। वे कोलकाता में एक फर्जी वैक्सीनेशन कैंप का शिकार हो गई थी। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट से मुताबिक मिमी ने तबीयत बिगड़ने के बाद आज सुबह अपने घर डॉक्टर को बुलाया। उनके पेट में तेज दर्द था और लगातार पसीना आ रहा था। उन्हें अस्पताल में एडमिट कराने की सलाह दी गई है, लेकिन फिलहाल उन्होंने एडमिट होने से मना कर दिया है और घर पर ही इलाज चल रहा है। दरअसल मिमी चक्रवर्ती ने ही बुधवार को कोलकाता में चल रहे एक फर्जी वैक्सीनेशन कैंप का खुलासा किया था। उन्होंने दावा किया था कि वे खुद इस फर्जी वैक्सीनेशन कैंप का शिकार हो गई हैं। केंद्र सरकार ने 8 राज्यों को चिट्ठी लिखकर कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के लिए अलर्ट किया है। केंद्र स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने 8 राज्यों के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर डेल्टा प्लस के लिए पूरी तैयारी करने को कहा है। इनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडु शामिल है। चिट्ठी में केंद्र ने कहा है कि कोरोना के इस वेरिएंट के मामले देश में तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में टेस्टिंग, ट्रैकिंग और वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने की जरूरत है। जहां जहां भी डेल्टा प्लस के केस मिलते हैं, वहां सख्त कंटेनमेंट के इंतजाम किए जाएं। सरकार के मुताबिक देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस बढ़कर 51 हो गए हैं। अब तक कुल 12 राज्यों में इस वेरिएंट के केस पाए गए। 45,000 सैंपल की जांच में सबसे ज्यादा 22 मामले महाराष्ट्र में रिपोर्ट आए हैं। दिल्ली के लिए ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा चढ़ाकर बताने के मामले में एम्स चीफ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने विवाद को शांत करने की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहा कि अब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। ऐसे यह कहना जल्दबाजी होगा कि दिल्ली की सेकेंड वेव के पीक के वक्त जरूरती ऑक्सीजन की डिमांड को 4 गुना बढ़ाकर बताया। उन्होंने कहा कि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। इससे पहले कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की खपत पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित ऑडिट टीम की रिपोर्ट पर शुक्रवार से बवाल शुरू हो गया था। पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 25 अप्रैल को 10 मई से बीच दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की जरूरत को बढ़ा चढ़ाकर बताया है, जिसकी वजह से देश के 12 राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत पैदा हो गई थी। इतना ही नहीं, ऑडिट में दिल्ली के कुछ अस्पतालों में नेगेटिव खपत भी पाई गई थी।
अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जमीन खरीदने में गड़बड़ी किए जाने के आरोप लग गए हैं। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को फटकार लगाई है। हालांकि यह मामला उस मामले से बिल्कुल अलग है जिसमें सपा और आप के नेताओं ने 2 करोड़ के राजनामे की जमीन के 18.5 करोड़ रुपए में बेचने का आरोप लगाया था। अयोध्या में ट्रस्ट के निकोट रामचंद्र इलाके में जो जमीन 2.5 करोड़ में खरीदी है, अब उसकी पड़ताल की जा रही है। अयोध्या जिला प्रशासन के सूत्र बताते हैं कि शासन के निर्देश के बाद 100 साल पुराने दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। इस बात को समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार यह जमीन वास्तव में नजूल की है या फिर प्राइवेट है। यदि यह जमीन नजूल की है तो इसका रिन्यूअल हुआ या नहीं। देश में टेस्टिंग का आंकड़ा 40 करोड़ के पार पहुंच गया है। इसके साथ भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जहां इतनी बड़ी संख्या में कोरोना टेस्ट किए गए। इस मामले में अमेरिका नंबर 1 पे है। यहां अब तक 50 करोड़ से ज्यादा टेस्टिंग की जा चुकी है। वहीं बीते दिन देश में 22.43 लाख लोगों की कोरोना जांच की गई। इसके अलावा संक्रमण दर भी घटकर 2.2% पर आ गई है। यानी बीते दिन देश में हर 100 टेस्ट पर सिर्फ 2 या 3 लोग ही संक्रमित मिले। देश में शुक्रवार को कोरोना के 48,618 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। इस दौरान 64,524 लोगों ने कोरोना को मात दी, लेकिन 1,182 लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 17,101 की कमी रिकॉर्ड की गई है। कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका के बीच डेल्टा प्लस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस वेरिएंट का 8वां केस भोपाल में सामने आया है। राहत की बात यह है कि युवक स्वस्थ है और घर पर है। यह युवक 5 जून को संक्रमित हुआ था। इसका एक निजी अस्पताल में 9 दिन इलाज चला। उसके बाद वह स्वस्थ होकर घर चला गया। उसके संपर्क में आने वाले भी स्वस्थ हैं। हालांकि अब जिला प्रशासन उसकी कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग कर रहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर हालांकि केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही राज्य सरकारों को अलर्ट जारी किया था। इसमें संक्रमण को रोकने के लिए भीड़ को नियंत्रित करने, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने, ट्रैक, ट्रेस और ट्रीट करने पर तेजी से काम करने की सलाह दी थी। दुनिया भर में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गरीब देशों के लिए वैक्सीनेशन मांगी है। इंटरनेशनल हेल्थ बॉडी के चीफ डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा कि अमीर देश अब अनलॉक हो रहे हैं। वहां बड़ी संख्या में युवा आबादी को भी वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन गरीब देशों में हालात बिल्कुल उलट है। यहां वैक्सीन की किल्लत की वजह से लोगों को सुरक्षा देना मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि अफ्रीका में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पिछले हफ्ते यहां कोरोना के मामले और मौतें करीब 40% तक बढ़ गई थी। डेल्टा वेरिएंट पूरी दुनिया में फैला है। ऐसे देशों को हम वैक्सीन नहीं दे पा रहे हैं। ग्लोबल कम्युनिटी के तौर पर हम फैल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि डेल्टा वेरिएंट कम से कम 85 देशों में फैल रहा है। फोन टैपिंग मामले में कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही जुबानी जंग थामने का नाम नहीं ले रही है। सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी के भगौड़े बताने के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पलटवार किया है। शेखावत ने राजस्थान पुलिस को वॉयस सैंपल नहीं देने के महेश जोशी के आरोपों पर कहा, मैं राजस्थान पुलिस को भी वॉयस सैंपल देने को तैयार हूं। जिस मुकदमे के आधार पर महेश जोशी वॉयस सैंपल देने की बात कर रहे हैं, अब केस विड्रॉ करने के बाद भी राजस्थान की पुलिस मुझसे वॉयस सैंपल मांगती है तो मैं देने को तैयार हूं। शेखावत ने कहा, मुझे जो दिल जिले का एसपी प्रोटोकॉल दे रहा है। राजस्थान की किसी जिले की पुलिस को मुझसे पूछताछ करनी है तो सहर्ष तैयार हूं। 3 दिन पहले भी राजस्थान था, आगे भी 2 दिन राजस्थान ही हूं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती फिलहाल किसी भी चुनाव में दावेदारी पेश नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि वे खुद जब तक कोई चुनाव नहीं लड़ेंगी जब तक जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल नहीं हो जाता।
महबूबा ने कहा, मैंने कई बार स्पष्ट किया है कि मैं केंद्र शासित प्रदेश के तहत कोई चुनाव नहीं लड़ूंगी, लेकिन साथ ही मेरी पार्टी इस तथ्य से भी अवगत है कि हम किसी को राजनीतिक स्थान नहीं लेने देंगे। महबूबा ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटाने के लिए 5 अगस्त 2019 को पारित किए गए आदेशों को हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ रिश्ते बेहतर करने होंगे। सेंट्रल लीडरशिप को उनके दर्द को समझना होगा, इसके लिए पारित सभी कठोर आदेशों पर अमल को रोकना होगा। आजकल जम्मू कश्मीर में दमन का युग है, इसे खत्म करना होगा। उन्होंने सवाल किया कि जिस किसी को भी किसी अधिकारी के खिलाफ शिकायत होती है उसे एहतियाती हिरासत में डाल दिया जाता है। ट्विटर पर वास्तविक भावनाओं को उजागर करने से आपको जेल हो जाती है। पहले 24 जून को जम्मू कश्मीर पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने यहां के 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। इसमें जम्मू कश्मीर के सभी बड़े नेता शामिल हुए थे। महबूबा ने इस बात पर जोर दिया था कि विश्वास बहाली के कई उपाय करने की जरूरत है। इनमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्रों के पर्यटन और व्यापारिक समुदाय के राहत प्रदान करना शामिल है। पीएम मोदी के कश्मीर के नेताओं से मीटिंग को लेकर परेशान हो गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इसे ड्रामा और पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज बताया है। मोदी ने गुरुवार को कश्मीरी नेताओं के साथ अहम मीटिंग की थी। इसमें कश्मीर के तमाम बड़े नेता शामिल हुए थे। 3 घंटे चली मीटिंग में प्रधानमंत्री ने इन नेताओं की बातों को ध्यान से सुना और फिर अपनी भी बात कही थी। कुरैशी ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई दिल्ली में हुई मीटिंग पर सवालों के जवाब दिए। कहा, मेरे हिसाब से तो यह मीटिंग एक ड्रामे से ज्यादा कुछ नहीं था। कुरैशी ने कहा, कश्मीरियों को अब भी अपनी पहचान की तलाश है। वो आज़ादी और स्वतंत्रता चाहते हैं, उन्हें सुरक्षा भी चाहिए और भारत वहां जो आबादी में बदलाव की कोशिश कर रहा है उन्हें वो भी नहीं चाहिए। आर्टिकल 370 और धारा 35A को बहाल करना होगा। कश्मीर को फिर राज्य का दर्जा देना होगा। मोदी से मीटिंग में इन नेताओं को इस बारे में कोई ठोस जवाब या भरोसा नहीं दिलाया गया कि राज्य का दर्जा फिर कब बहाल किया जाएगा। जो बाइडेन को सत्ता में आए 5 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अब तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को फोन तक नहीं किया। इस बारे में पूछे गए सवाल पर यूसुफ ने कहा, बाइडेन इमरान को फोन नहीं करते तो ना करें। मोदी सरकार के सबसे अहम प्रोजेक्ट में शुमार स्मार्ट सिटी मिशन के 6 साल पूरे होने पर शुक्रवार को इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट 2020 के नतीजे घोषित किए गए। 100 स्मार्ट सिटीज में ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में सूरत और इंदौर ने बाजी मार दी है। राज्यों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। मध्य प्रदेश को पहला और तमिलनाडु को दूसरा नगर रनर अप चुना गया है। 2019 में सूरत स्मार्ट सिटीज में इकलौता विजेता था। इस बार उसे यह अवार्ड इंदौर के साथ बांटना पड़ा है। यह पहली बार है जब आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने राज्यों को उनके शहरों के ओवरऑल परफॉर्मेंस और उनकी बेहतर भूमिका के लिए अवार्ड दिए हैं। मंत्रालय ने कोविड इनोवेशन कैटेगरी के तहत भी जॉइंट विनर घोषित किए हैं। महाराष्ट्र के कल्याणी, डोंबिवली और यूपी में वाराणसी ने यह पुरस्कार जीता है। मंत्रालय ने बताया कि 70 स्मार्ट सिटीज ने अपने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स डेवलपमेंट किए हैं। यह मिशन के तहत तैयार बुनियादी ढांचे के साथ साथ कोविड मैनेजमेंट के लिए भी वॉर रूम की तरह काम कर रहा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने पाकिस्तान के ग्रेड लिस्ट में रखने का फैसला किया है। पाकिस्तान ग्लोबल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को टेरर फाइनेंसिंग बॉडी के सामने यह साबित करने की नाकाम रहे कि उसने आतंकवाद के खिलाफ सख्त और प्रामाणिक कार्रवाई की है। पाकिस्तान को कुल 27 मांगे पूरी करनी थी। इनमें से 3 सबसे ज्यादा अहम थी। इनमें से 1 वह किसी भी रूप में पूरी नहीं कर पाया, 2 पर आंशिक कार्रवाई की हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान एक अहम शर्त पूरी करने में नाकाम रहा है। FATF के प्लानरी सेशन के दौरान ये भी पाया गया कि इमरान सरकार ने उन आतंकी सरगनाओं के खिलाफ जांच और कार्रवाई सही तरीके से नहीं की जिन्हें UN ने आतंकी संगठनों का आका करार दिया है। FATF ने अपने बयान में कहा, हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जल्द ही काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग से जुड़ी बाकी शर्तें पूरी करेगा। इस दौरान पाकिस्तान ने जैश, लश्कर, जेवरी, अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी भी दी।
पाकिस्तान अब तक जमात उद दावा के हाफिज सईद और कुछ तालिबानी नेताओं के खिलाफ ही कार्रवाई कर पाया है, लेकिन इसके पुख्ता सबूत देने में नाकाम रहा। जानकारी के मुताबिक एफएटीएफ पाकिस्तान में जाकर कार्रवाई का जायजा लेगा, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से जुड़े दस्तावेज खंगाले जाएंगे और इसकी रिपोर्ट पेरिस भेजी जाएगी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में दावा किया था कि उनका देश एफएटीएफ की लगभग तमाम मांगों और शर्तों पर कार्रवाई कर चुका है और अब उसे ग्रे लिस्ट में रखने का कोई औचित्य नहीं है। चीन दुनिया के साथ भारत के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। चीन ने अपने कब्जे वाले तिब्बत में शुक्रवार को पहली इलेक्ट्रिक बुलेट ट्रेन चलाई है। ये ट्रेन तिब्बत की राजधानी ल्हासा से न्यांगशी तक चलेगी। चीन की इलेक्ट्रिक बुलेट ट्रेन 435.5 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इसका उद्घाटन कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया है। इसकी टॉप स्पीड 160 किलोमीटर है। ट्रेन 47 टनल्स और 121 पुल से होकर गुजरेगी। इसके अलावा ये ट्रेन ब्रह्मपुत्र नदी से 16 बार क्रॉस करेगी। यदि टनल और पुल की दूरियों को मिलाएं तो रेलवे लाइन की टोटल दूरी 75% होगी। तिब्बत में चीन का ये दूसरा रेलवे प्रोजेक्ट है। इससे पहले चीन क्विदी से लेकर ल्हासा तक रेलवे प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुका है। नवंबर में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तिब्बत में बिछाई जाने वाली रेलवे लाइन को लेकर अपना विजन बताया था। पाकिस्तान में एक हफ्ते में दूसरा आतंकी हमला हुआ। इसमें 5 सैनिक मारे गए और करीब 27 घायल हुए हैं। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस ने घटना की पुष्टि कर दी है। ज्यादातर घायल सैनिकों की हालत गंभीर है। घटना के बाद आतंकी फायरिंग करते हुए भाग गए। इस क्षेत्र को पूरी तरह सील कर दिया गया है और फौज की एक टुकड़ी ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। आईएसपीआर की तरफ से जारी बयान में घटना की जानकारी दी गई है। बयान के मुताबिक पाकिस्तानी सेना की एक टुकड़ी पर लगातार फायरिंग की गई। इस दौरान 5 सैनिकों की मौत हो गई। आतंकियों को भी नुकसान हुआ है। सेना ने अपने बयान में कहा, हमारे फौजियों पर यह हमला कायरता से किया गया है। घटना के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और आतंकियों के भागने के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। अमेरिका के लॉस एंजलिस कोर्ट में आज 2008 में हुए 26/11 मुंबई हमले के मुख्य आरोपी तहवूर राणा की भारत को प्रत्यारोपण करने के मामले में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई कर रहे जज जैकलीन जुलियान ने डिफेंस अटॉर्नी और प्रोसिक्यूटर को 15 जुलाई तक अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने का आदेश दिया है। राणा के वकील बोले, हेडली की आतंकी साजिश का पता नहीं था। कोर्ट में राणा के वकीलों ने उसका पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि राणा को हेडली की आतंकी साजिश रचने के बारे में नहीं पता था। हेडली झूठा है। उसने आपराधिक मामलों में अमेरिका को कई बार धोखा दिया है। उसकी गवाही पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। वकीलों ने कोर्ट में कहा कि राणा की जानकारी के बिना वह आतंकी साजिश रच रहा था। सुनवाई के दौरान राणा सफेद कलर का जंपसूट, काला चश्मा और मुंह पर मास्क लगाया हुआ था। उसके पैर जंजीरों से बंधे थे। तहवूर हुसैन राणा पाकिस्तानी मूल का कैनेडियन बिजनेसमैन है। भारत पहले ही उसे भगोड़ा घोषित कर चुका है। इधर सुनवाई से पहले अमेरिका सरकार की तरफ से सीलबंद दस्तावेज कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए गए। सुनवाई 25 जून को अमेरिकी समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे होनी है। राणा को शिकागो में 14 साल की सजा हुई थी, लेकिन कोरोना पॉजिटिव होने पर और सेहत खराब होने के आधार पर सजा पूरी होने से पहले ही रिहा कर दिया गया था। भारत में हत्या की साजिश में शामिल होने के आधार पर उसे सौंपने की मांग की थी। इसके बाद 10 जून 2020 में उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था। वह पाकिस्तानी अमेरिकी लश्कर तैयबा आतंकवादी डेविड कॉलमैन हेडली के बचपन का दोस्त है। भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट का पहला रूट 16.5 किलोमीटर लंबा है। यह एम्स 2 करोन तक जाता है। फिलहाल इसी रूट निर्माण हो रहा है। पिछले 30 महीने में एम्स होशंगाबाद रोड, सुभाष नगर, MP नगर जैसे क्षेत्र में 180 पिलर खड़े किए गए हैं। 6,981 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट पर अब तक बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पर 138 करोड़ रुपए ही खर्च हुए, यानी सिर्फ 2% मेट्रो निर्माण से जुड़े विशेषज्ञों के अनुसार इस रफ्तार से रूट पर काम पूरा होने में कम से कम 4 साल लगेंगे।
भोपाल में चलने वाली मेट्रो रेल जयपुर मेट्रो जैसी ही होगी, सिर्फ कोच कम रहेंगे। जयपुर में 6 कोच वाली मेट्रो चलती है, जबकि भोपाल में संख्या 3 होगी। हालांकि यात्रियों की संख्या बढ़ेगी तो कोच भी बढ़ेंगे। एनडीआरएफ ने पटना ने बिहट्टा में कुएं में गिरी एक महिला को रेस्क्यू किया है। महिला जिस कुएं में गिरी थी वह 30 फीट गहरा था और जिसमें 5 से 6 फीट तक पानी भरा था। आसपास के लोग जब महिला को निकालने में कामयाब नहीं हुए तो बिहट्टा स्थित एनडीआरएफ कैंप को जानकारी दी। टीम तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। गांव की 35 वर्षीय सीमा देवी सुबह ही घर के पास में कुएं में गिर गई। महिला के गिरते ही आसपास के लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, किंतु कुआं संकरा और गहरा था। ग्रामीणों ने रस्सी से टायर को बांधकर उन्हें अंदर गिरी महिला को सहारा देने का प्रयास किया। साथ ही स्थानीय थाना को भी सूचित किया गया। इस बीच एनडीआरएफ कैंप में संपर्क कर इस घटना की जानकारी दी गई। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और पहले कुएं के अंदर से किसी भी संभावित जहरीले गैस को बाहर निकालने का प्रबंध किया। कुएं के अंदर अपने मशीनों से बाहरी स्वच्छ हवा भरी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने शुक्रवार रात को बड़ी कार्रवाई करते श्रम विभाग के लेबर कमिश्नर प्रतीक जाजड़िया को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंग हाथ गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई एसीबी ने जयपुर में की। घुसखोरी के इस केस में एसीबी ने लेबर कमिश्नर के अलावा 2 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक व्यक्ति का नाम रवि मीणा है। वह आर्थिक सलाहकार परिषद में विशेषाधिकारी के पद पर है। ट्रैप के बाद देर रात तक एसीबी टीम वैशाली नगर इलाके में गांधी पथ स्थित प्रतीक जाजड़िया के घर सच कार्रवाई करने में जुटी हुई थी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मूल रूप से झुंझुनू का रहने वाला प्रतीक जाजड़िया भारतीय डाक सेवा में वर्ष 2011 बैच का अफसर है। वह पहले बिजनेस डेवलपमेंट विभाग डाक सेवा में डेप्यूटी जनरल मैनेजर था। राजनीतिक प्रभाव से वह डाक सेवा से डिप्यूटेशन पर राजस्थान में आ गए। सीधे तौर पर प्रशासनिक सेवाओं से नहीं जुड़ा होने के बावजूद प्रतीक को लेबर कमिश्नर्स की सीट पर सरकार ने पोस्टिंग दी। अंतरिक्ष में सैकड़ों अज्ञात वस्तुएं देखे जाने पर अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इसको समझ पाना मुश्किल है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ विदेशी अंतरिक्ष यान या ड्रोन हो सकते हैं। अंतरिक्ष में उद्देश्य वस्तुएं देखे जाने के बाद पेंटागन ने जांच का आदेश दिया था। जांच रिपोर्ट में पाया गया था कि अंतरिक्ष में ये वस्तुएं अजीब तरह की हलचल पैदा कर रही हैं। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब थमने लगी है, लेकिन जानकारों ने पहली की कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जारी कर दी है। स्वास्थ्य जानकारों की माने तो देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते खतरे की वजह से तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान ताउते ने गुजरात, महाराष्ट्र और केरल में जमकर तबाही मचा दी थी। चक्रवात के चलते कई लोगों की जान चली गई थी और हजारों लोग बेघर हो गए थे। गुजरात के अमरेली जिले के छोटे से द्वीप शियाल बेट में चक्रवात ताउते के तांडव से जो बिजली गुल हुई थी वो अब तक बहाल नहीं हो सकी है। शियाल बेट के लोगों की जिंदगी अब भी अंधेरे में कट रही है। चक्रवात ताउते के चलते शियाल बेट द्वीप की बिजली आपूर्ति 17 मई को बाधित हो गई है। चक्रवात में सबसे अधिक नुकसान अमरेली जिले में हुआ। अमरेली के करीब 620 से अधिक गांवों को ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा था। तो टॉप 100 खबरों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।